हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीसीए कोर्स के टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 4, जिसके टॉपिक हैं कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट में लीडरशिप कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस, कॉन्टेक्स्ट, फीलिंग, इंटेंशन, बिहेवियर, प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक। फिर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर देखेंगे ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन, थिंकिंग स्किल में देखेंगे मीनिंग एंड टाइप। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हों, अगर आप बीसीए कोर्स कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट टेक्निकल कम्युनिकेशन है तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका डिफिनीशन देखेंगे। कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट, फीलिंग एंड मैसेज बिटवीन टू और मोर पीपुल टू अचीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन क्या होता है, जब भी हम लोग कोई चीज़ को शेयर करते हैं, अपने आइडिया, इंफॉर्मेशन, थॉट को दूसरे पर्सन को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये आपका कम्युनिकेशन का मतलब होता है। जब भी मान लीजिए कोई आप लोग टॉपिक किसी अपने दोस्त को समझा रहे हैं तो उसको समझ में आ जाएगा, तो ये क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, जिसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर क्या कहेगा, सेंड करेगा मैसेज, रिसीवर इसको रिसीव करेगा, फिर उसको क्या करेगा, जवाब देगा, रिस्पांस देगा। तो वही होता है आपका कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल देखेंगे, ए मैनेजर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉय रिगार्डिंग ए प्रोजेक्ट। एक मैनेजर क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दिया अपने एम्प्लॉय को रिगार्डिंग प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो ये आपका ये एग्जाम्पल हो गया किसका, कम्युनिकेशन का। अब लीडरशिप का मतलब देखेंगे, मीनिंग ऑफ लीडरशिप। इसका डिफिनीशन देखेंगे, लीडरशिप is the ability to influence, guide, motivate and direct people toward achieve common goal। लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप एक एबिलिटी होता है जो लोगों को क्या करे, इन्फ्लुएंस करे, गाइड करे, मोटिवेट करे और डायरेक्ट करे कि आप अपने कॉमन गोल को अचीव करें। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या आप कहीं प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक लीडर होता है जो जिसकी आपको सब कोई बात माननी होगी। मान लीजिए आपका एक लीडर है जो कह रहा है कि प्रोजेक्ट में ऐसे नहीं ऐसे काम होगा, तो उसी की बात माननी होगी। वो क्या करेगा, आपको गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा और आपको इन्फ्लुएंस करेगा कि किसके लिए, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए या जो भी आपका काम हो, वही काम होता है आपका लीडरशिप का मतलब, लीडरशिप का। जैसे आप लोग क्रिकेट टीम देखे होंगे, क्रिकेट मैच या क्रिकेट टीम में, तो उसमें एक कैप्टन होता है, उसी का सब कोई बात मानता है। तो ऐसे आपका लीडरशिप भी होता है, जिसमें एक टीम में एक लीडर होता है जिसका सभी लोग बात मानते हैं और उसके से इन्फ्लुएंस होते हैं, गाइड होते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, ए टीम लीडर कोऑर्डिनेट टीम मेंबर टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। जो ऊपर बताए थे वही हुआ था। वो कह रहा है एग्जांपल में कि एक टीम लीडर क्या होता है, कोऑर्डिनेट करता है अपने टीम मेंबर को कि प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करें। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा लीडरशिप क्या होता है। फिर देखेंगे लीडरशिप डेवलपमेंट क्या होता है। ए लीडरशिप डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग लीडरशिप स्किल एंड एबिलिटी थ्रू लर्निंग, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड कम्युनिकेशन। लीडरशिप डेवलपमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे क्या करे, अपना इम्प्रूव करे लीडरशिप स्किल को, एबिलिटी को। एबिलिटी में क्या हो गया आपका, लर्निंग, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और कम्युनिकेशन। इस सब को क्या करे, डेवलप करे और इम्प्रूव करे। इसी से क्या होगा, इसका लीडरशिप डेवलपमेंट अच्छा होगा और दूसरों को गाइड कर सकता है और मोटिवेट कर सकता है। मान लीजिए आपको कोई काम करना है तो आपको पहले काम को सीखना पड़ेगा, फिर आप दूसरे को गाइड कर सकते हैं। तो वही आपका होता है लीडरशिप डेवलपमेंट। इट हेल्प इंडिविजुअल बिकम इफेक्टिव लीडर इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ये क्या करता है, इंडिविजुअल को इफेक्टिव लीडर बनाता है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट कहते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन देखेंगे कम्युनिकेशन और लीडरशिप के बीच में क्या होता है। तो कम्युनिकेशन इज फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप बिकॉज लीडर यूज कम्युनिकेशन। लीडर कम्युनिकेशन का यूज करता है टू शेयर विजन एंड गोल, मोटिवेट टीम मेंबर, बिल्ड ट्रस्ट, रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, मेक डिसीजन एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटी। ये सब में आपका कम्युनिकेशन और लीडरशिप क्या करता है, एक दूसरे से
कम्युनिकेट करता है और दोनों के बीच में रिलेशन बनाया रहता है, जिससे क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन बढ़िया हो सके और इफ़ेक्टिव हो सके। फिर अगला टॉपिक देखेंगे लीडरशिप कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसका डिफिनीशन देखेंगे। ए लीडरशिप कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच लीडर शेयर आइडिया, इंफॉर्मेशन, गोल एंड विजन विथ टीम मेंबर टू गाइड, मोटिवेट एंड इन्फ्लुएंस देम। लीडरशिप कम्युनिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे क्या करे, लीडर आपका आइडिया को शेयर करे, इन्फॉर्मेशन बताए और गोल बताए और विजन बताए, किसके साथ, टीम मेंबर के साथ, कि क्या करना है और क्या इन्फॉर्मेशन है, और गाइड करे, मोटिवेट करे और इन्फ्लुएंस करे। यही क्या काम होता है, लीडर का काम होता है। और उसी को जो मैनेज करता है उसको क्या कहते हैं, लीडरशिप कम्युनिकेशन कहते हैं। कैसे उसको मैनेज करना है। अगर लीडरशिप कम्युनिकेशन का मीनिंग देखा जाए तो लीडरशिप कम्युनिकेशन रिफर टू द एबिलिटी टू लीडर टू कम्युनिकेट क्लियरली, कॉन्फिडेंटली एंड इफेक्टिवली विथ एम्प्लॉय, कलीग्स एंड स्टेक होल्डर। ये क्या होता है, एक एबिलिटी होता है जिससे लीडर क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके क्लियरली, कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिवली, किसके साथ, अपने एम्प्लॉय, कलीग्स और स्टेक होल्डर के साथ। उसी को क्या कहते हैं, लीडरशिप कम्युनिकेशन कहते हैं। और मान लीजिए आपका कम्युनिकेशन स्किल एकदम बेकार है, पुअर है, तो इससे क्या होगा, आपका कोई भी बात नहीं समझेगा, आपको कोई लीडर ही नहीं समझेगा। जैसे आप लोग देखते होंगे किसी ग्रुप में कोई एक हेड होता है जिसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बेकार होता है, तो उसके साथ जो टीम मेंबर होते हैं वो काम करने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो लीडरशिप कम्युनिकेशन का यही मतलब होता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन क्लियरली होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, जिससे क्या हो सके, आप अपने एम्प्लॉय, कलीग और स्टेक होल्डर से कम्युनिकेशन बढ़िया बना सकें और उसको लीड कर सकें। It involves sharing information, giving instruction, motivating team leaders, solving problem और building relationship। इसमें इन्वॉल्व होता है आपका लीडरशिप कम्युनिकेशन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है लीडरशिप कम्युनिकेशन का, पहला होता है टू शेयर विजन एंड गोल। लीडरशिप कम्युनिकेशन क्या करेगा, लीडर क्या करेगा, अपने गोल और विजन को शेयर करेगा। टू मोटिवेट एम्प्लॉय, लीडर है तो अपने एम्प्लॉय क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। और मोटिवेट नहीं करेगा तो आप लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय क्या होंगे, टाइम पे काम नहीं करेंगे और टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते रहेंगे। फिर टू बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट सबसे बेहतरीन, सबसे ज़रूरी काम है। मान लीजिए अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं तो आपका काम नहीं बनेगा। तो वही काम होना चाहिए लीडर का कि ट्रस्ट बनाए रखें अपने एम्प्लॉय के साथ। टू इम्प्रूव टीम वर्क, अपने टीम वर्क को इम्प्रूव करें। ये नहीं कि आप टीम आपस में चुगली करें कि ये काम ऐसे नहीं हुआ, वो ऐसे नहीं होगा। क्या करें, इम्प्रूव करें टीम वर्क को। फिर टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, जो भी डिसीजन ले उसको सपोर्ट करें। जैसे मान लीजिए एक लीडर है, वो बहुत सारे टीम मेंबर को लिया है तो सबका डिसीजन सुने, उसके बाद वहाँ से डिसीजन मेकिंग करें। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन में क्या क्या होते हैं, क्रिएट क्लियर अंडरस्टैंडिंग, इन्हेंस करता है प्रोडक्टिविटी को, स्ट्रेंथ बनाता है रिलेशनशिप में, और रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट, इनकरेज करता है एम्प्लॉय का इंगेजमेंट। ये सब आपके क्या होता है, इंपॉर्टेंट ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन में होता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे जिससे क्या हो सके, इफेक्टिव लीडरशिप कम्युनिकेशन हो सके। इफेक्टिव लीडरशिप कम्युनिकेशन कब होगा, जब आप क्लियर हो, कॉन्फिडेंट हो। जैसे क्लियरिटी होना चाहिए जब भी जो भी आप बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, और ये सब आपके उन अंदर गुण होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तब भी लोग आपके लीडर मानेंगे और लीडरशिप कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। फिर कुछ टाइप ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन होते हैं। पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग स्पोकन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में मीटिंग हो गया, डिस्कशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, इसमें कुछ हम लोग वर्ड को यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। फिर रिटन कम्युनिकेशन, नाम से पता चल रहा है, कम्युनिकेशन थ्रू रिटन डॉक्यूमेंट। जब भी हम लोग रिटन डॉक्यूमेंट पर कम्युनिकेशन करते हैं उसको क्या कहते हैं, रिटन कम्युनिकेशन। जैसे ईमेल हो गया, रिपोर्ट हो गया, नोटिस हो गया। फिर अगला आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड। जब भी हम कोई वर्ड नहीं यूज करते हैं और उसके थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, गेस्चर हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया।
फिर अगला आता है डिजिटल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। जब भी हम टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हो गया, ऑनलाइन मीटिंग हो गया, तो ये सब किसके अंदर आएगा, आपके डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर। तो कुछ स्कूल होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं लीडरशिप कम्युनिकेशन के लिए, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये नोट्स आपको कहाँ मिल जाएगा, theallnote.com पे मिल जाएगा, फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा, मिल जाएगा आप लोगों को फ्री में नोट। देखिए ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आइडेंटिफाई इसेंशियल ट्रेट्स ऑफ लीडर। एक लीडर के ट्रेट को आइडेंटिफाई करिए जो इसेंशियल हो। तो पहला क्या होना चाहिए, विजन होना चाहिए। लीडर के पास क्या होना चाहिए, विजन होना चाहिए। फिर उसका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए अच्छा। फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो आप लोग ऊपर पढ़े थे सेम टू सेम वही लिखना है। फिर क्या होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। नहीं कि आप लीडर हैं आप किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले रहे हैं। फिर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, किसी भी टॉपिक पे क्विक डिसीजन लेना चाहिए और डिसीजन मेकिंग जो हो करेक्ट हो, ये नहीं कि कुछ भी डिसीजन लेना है। फिर एम्पैथी होना चाहिए। ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड होता है जो आप एक लीडर के अंदर होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे लीडर के अंदर क्या क्या ट्रेड होना चाहिए। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है। तो आप लोग कम्युनिकेशन देखे ही थे, क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट, फीलिंग एंड मैसेज बिटवीन टू और मोर पीपुल टू अचीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, अपने आइडिया को शेयर करना, फीलिंग को शेयर करना, थॉट को शेयर करना टू अदर पीपुल, मतलब दूसरे पीपुल के से। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन किसके बीच में होता है, दो लोगों के, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में ही कम्युनिकेशन होता है। सिंगल कम्युनिकेशन कभी नहीं होता। सिंगल लोग अपने अकेले थोड़ी बात करेंगे। कम्युनिकेशन होगा तो दो या दो से ज़्यादा के बीच में ही होगा। जैसे ए टीचर एक्सप्लेनिंग ए लेसन टू द स्टूडेंट, मान लीजिए एक टीचर कोई टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है कॉलेज या स्कूल में, तो पूरे क्लास को एक्सप्लेन करेगा कि अकेले अपना ही एक्सप्लेन करेगा, अपने ही समझेगा। तो एक कम्युनिकेशन क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है। और सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है, इसका डिफिनीशन देखेंगे। सोशल कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड बिहेव अप्रोप्रिएटली इन डिफरेंट सोशल सिचुएशन। ये क्या होता है, एक एबिलिटी होता है कम्युनिकेशन का कि डिफरेंट सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोशल कॉम्पिटेंस कहते हैं। जैसे इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स, मेंटेनिंग रिलेशनशिप एंड इंटरेक्टिंग इफेक्टिव विद पीपल। तो यही आपका होता है सोशल कॉम्पिटेंस। ए सोशल कॉम्पिटेंस पर्सन नो हाउ टू कम्युनिकेट क्लियरली, लिसन एक्टिवली, रिस्पेक्ट अदर्स, वर्क कोऑपरेटिवली, रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली। ये सब क्या होता है, एक सोशल कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि जो इसका नॉलेज रखता हो। यहाँ पे भी आप लोग डिफिनीशन देख सकते हैं कि सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन देखेंगे कम्युनिकेशन और सोशल कॉम्पिटेंस के बीच में क्या होता है। कम्युनिकेशन इज ए फाउंडेशन ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस बिकॉज इफेक्टिव इंटरेक्शन डिपेंड ऑन हाउ वेल पीपुल एक्सचेंज आइडिया एंड अंडरस्टैंड वन अदर। क्योंकि कम्युनिकेशन और सोशल कॉम्पिटेंस का बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि वो डिपेंड होता है कि कैसे लोग आइडिया को एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। इसीलिए कॉम्पिटेंस और कम्युनिकेशन के बीच में, सोशल कॉम्पिटेंस के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। कम्युनिकेशन क्या करता है, हेल्प करता है बिल्ड रिलेशनशिप, डेवलप ट्रस्ट, इम्प्रूव कोऑपरेशन, रिसॉल्व मिसअंडरस्टैंडिंग और स्ट्रेंथनेस टीम वर्क। ये सब क्या होता है, कम्युनिकेशन हेल्प करता है। फिर कुछ कंपोनेंट होते हैं सोशल कॉम्पिटेंस के, एक एक करके देखते हैं। पहला होता है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, कंटेक्स्ट रिफर टू द सिचुएशन, इन्वायरमेंट और सर्कमस्टेंस इन विच कम्युनिकेशन अकर। कंटेक्स्ट क्या होता है, सिचुएशन, इन्वायरमेंट और सर्कमस्टेंस होता है जिसमें कम्युनिकेशन हुआ है। मान लीजिए कैसा सिचुएशन है, एंग्री का सिचुएशन है कि इमोशन का सिचुएशन है कि हैप्पीनेस का सिचुएशन है, इन्वायरमेंट कैसा है,
और सरकमस्टेंस कैसा है, इनके बीच में जब कम्युनिकेशन होता है, जब वहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, अकर होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, क्लासरूम कम्युनिकेशन हो गया, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन हो गया, फैमिली कम्युनिकेशन हो गया, तो ये सब क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है। फिर अगला होता है फीलिंग। इसका डिफिनीशन देखेंगे, फीलिंग आर इमोशन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। फीलिंग क्या होता है, इमोशन होता है जो एक्सपीरियंस होता है कब, कम्युनिकेशन के दौरान। मान लीजिए आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसी के साथ आप लोग का कैसा फीलिंग आता है, कैसा इमोशन बनता है, उसी के दौरान ही पता चलता है। ये नहीं कि आप लोग बात ही नहीं कर रहे हैं और आप एक दूसरे का इमोशन जान जाएंगे, तो ये ऐसा नहीं होता है कि जैसे आप लोग कम्युनिकेशन करेंगे तैसे आप लोग का फीलिंग और इमोशन उसके एक्सपीरियंस से, बात करने के तरीके से पता चल जाएगा। जैसे हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, एंगर हो गया और एक्साइटमेंट हो गया, ये सब एग्जाम्पल किसके होते हैं, फीलिंग्स के होते हैं। फिर अगला होता है इंटेंटेशन। इंटेंटेशन का मतलब क्या होता है, इंटेंटेशन आर द पर्पस और गोल बिहाइंड कम्युनिकेशन। इंटेंटेशन क्या, मतलब किस चीज़ के लिए हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किस गोल के लिए कर रहे हैं और किस पर्पस के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में टू इन्फॉर्म, टू परसुएट, टू रिक्वेस्ट, टू मोटिवेट, अगर इस चीज़ पे कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, इंटेंशन कहेंगे, कि किस पर्पस के लिए हो रहा है और गोल क्या है कम्युनिकेशन के बिहाइंड में। फिर अगला आता है बिहेवियर। इसका मतलब क्या होता है, बिहेवियर ऑफ द एक्शन एंड रिएक्शन डिस्प्ले ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। बिहेवियर क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन होता है जो कम्युनिकेशन के दौरान दिखाई देता है। जैसे आप लोग किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप आपका अच्छा है तो आप लोग को कैसा कम्युनिकेशन होगा, इफेक्टिव होगा, आप लोग को खुशी होगी, थोड़ा आप लोग का आई कांटेक्ट बनेगा, फेशियल एक्सप्रेशन बनेगा। तो ये सब किससे पता चलता है, आप लोग को बिहेवियर से, कम्युनिकेशन के तरीके से। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, आई कांटेक्ट हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, गेस्चर हो गया, टोन ऑफ वॉइस हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया चारों कंपोनेंट क्या क्या। पहला होता है आपका कॉन्टेक्स्ट, फिर होता है फीलिंग, फिर होता है आपका इंटेंशन, फिर होता है बिहेवियर। फिर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे सोशली कॉम्पेटेंट इंडिविजुअल का, तो पहला होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दूसरा होता है एक्टिव लिसनिंग, फिर होता है एम्पैथी, फिर होता है कॉर्पोरेशन, फिर होता है रेस्पेक्ट, फिर होता है आपका सेल्फ कंट्रोल। तो ये आपका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है सोशल कॉम्पिटेंस इंडिविजुअल का। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है, पहला होता है दोनों का इंपॉर्टेंट, बिल्ड इन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अगर आपका कम्युनिकेशन और सोशल कॉम्पिटेंस अच्छा है तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा, टीम वर्क इम्प्रूव होगा, इन्हेंस होगा आपका लीडरशिप स्किल, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, लड़ाई झगड़ा कम होगा, इंक्रीज होगा आपका कॉन्फिडेंस होगा, और सपोर्ट कैरियर ग्रोथ, आपका कैरियर ग्रोथ भी अच्छा होगा। कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर्ड फॉर सोशल कॉम्पिटेंस, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, वर्बल होता है, नॉन वर्बल, लिसनिंग स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, इमोशनल स्किल, तो आप लोग समझ सकते हैं। फिर वे आप इम्प्रूव सोशल कॉम्पिटेंस। फिर डायग्राम देखेंगे आप लोग, कम्युनिकेशन और सोशल कॉम्पिटेंस कैसा होता है। पहले कम्युनिकेशन होता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, फिर उसमें आता है कॉन्टेक्स्ट, फीलिंग, इंटेंशन, फिर पॉजिटिव बिहेवियर, फिर होता है सोशल कॉम्पिटेंस, फिर होता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड सक्सेस। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, लिस्ट द कॉग्निजेंट इमोशनल एंड बिहेवियर skill required for social competence, state the impact of communication on social competence। तो आप लोग सोशल कॉम्पिटेंस ऊपर पढ़े थे, उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग पहले सोशल कॉम्पिटेंस को डिफाइन कर देंगे, फिर कॉग्निजेशन रिक्वायर्ड फॉर सोशल कॉम्पिटेंस में बता देंगे कि इसेंशियल कॉग्निटिव स्किल क्या क्या होता है। पहला होता है सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होना चाहिए, फिर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, फिर आपको पास क्या होना चाहिए, पर्सपेक्टिव टेकिंग होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। तो ये सब आपके क्या होता है, इसेंशियल कॉग्निटिव स्किल होना चाहिए। फिर उसके बाद आप लोग क्या बता देंगे, इमोशन रिक्वायर्ड फॉर सोशल कॉम्पिटेंस में बता देंगे आप लोग, एम्पैथी होना चाहिए, इमोशनल रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, हो इमोशनल
रेजिलेंस हो और पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आप लोग सब डिफाइन करते हैं। फिर उसका बिहेवियर स्किल क्या क्या होना चाहिए, तो आप लोग इतना पूरा लिख लीजिएगा। ये आपको फ्री में नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। फिर आप लोग इम्पैक्ट बता दीजिएगा कम्युनिकेशन स्किल पे, सोशल इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑन सोशल कॉम्पिटेंस क्या क्या होता है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर अगला देखेंगे हम लोग टॉपिक प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, मान लीजिए आप लोग एक सेंडर हो गए एक रिसीवर हो गए। तो सेंडर क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है, और रिसीवर क्या करता है, रिसीव करता है। तो रिसीव करेगा तो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो वही रिस्पॉन्स को हम लोग फीडबैक कहते हैं कि क्या हुआ, जो जिससे मैसेज आया उसको क्या किया, फीडबैक कर दिया। कि सेंडर, मान लीजिए सेंडर ने मैसेज भेजा रिसीवर को, तो रिसीवर ने क्या किया, रिस्पॉन्स कर दिया। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। तो मीनिंग ऑफ फीडबैक देखेंगे क्या होता है। फीडबैक इज इंफॉर्मेशन और रिस्पॉन्स गिविंग टू द पर्सन अबाउट देयर वर्क, बिहेवियर और परफॉर्मेंस। फीडबैक क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन और रिस्पॉन्स होता है गिवन टू द पर्सन अबाउट देयर वर्क, एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस। मान लीजिए आप लोग को कॉलेज में टीचर पढ़ा रहे होंगे, तो आप लोग को HOD जो होंगे आपके डिपार्टमेंट के, तो आप लोग को एक बार फीडबैक फॉर्म भरवाते होंगे कि आप लोग को टीचर इस सेमेस्टर कैसा पढ़ाया है, और आप उसको रैंक दीजिए कि कैसे पढ़ाएं, कैसे सिलेबस को कंप्लीट किए हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से रैंक देते हैं। तो ये होता है फीडबैक। जो क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है कि पर्सन के किसके द्वारा, कि वो कैसा काम किया, उसका बिहेवियर कैसा है और इसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। और फीडबैक का वो भी मतलब होता है कि आप लोग किसी चीज़ का रिस्पांस करें। मान लीजिए आपसे हम कुछ बात कह रहे हैं, तो आप लोग उसका रिस्पांस किए, तो उसको वो भी क्या होगा, फीडबैक ही हो गया। फिर कुछ टाइप ऑफ फीडबैक होते हैं, जैसे पॉजिटिव फीडबैक। तो फीडबैक दैट अप्रिशिएट गुड परफॉर्मेंस। अगर गुड परफॉर्मेंस होगा तो पॉजिटिव फीडबैक होगा, जाहिर सी बात है। जिसका बेनिफिट क्या होता है, इंक्रीज करता है कॉन्फिडेंस, मोटिवेट करता है इंडिविजुअल, इनकरेज करता है गुड परफॉर्मेंस। फिर अगला होता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। फीडबैक दैट सजेस्ट इम्प्रूवमेंट इन पॉजिटिव मैनर। जब आपको इम्प्रूवमेंट करना होगा तो पॉजिटिव मैनर में, तो उस फीडबैक को हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कहते हैं। थोड़ा सा मान लीजिए आपको फीडबैक किया गया कि सजेशन दिया गया कि आप लोग अपने थोड़े कम्युनिकेशन में क्या करें, इम्प्रूवमेंट डाल लें, तो क्या होगा, आपका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो गया। लेकिन आपका पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। इसमें क्या किया गया, कंस्ट्रक्टिव में थोड़ा बहुत आप इम्प्रूवमेंट करिए, जो जिससे आपका बाद में परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। फिर देखिए यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल होते हैं आपके प्रोवाइडिंग फीडबैक के। पहला होता है बी स्पेसिफिक होना चाहिए, फोकस ऑन बिहेवियर नॉट पर्सनालिटी। बिहेवियर पे फोकस करना चाहिए कि पर्सनालिटी पे नहीं। ये नहीं कि मान लीजिए आपको टीचर ये पसंद है और पढ़ाता कुछ नहीं है, तो आप लोग क्या किए, उसी को रैंक अच्छा दे दिए, पॉइंट अच्छा दिए। बी कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, बी टाइमली होना चाहिए, मेंटेन रिस्पेक्ट होना चाहिए। फिर बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक क्या होना चाहिए, होता है इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस, इंक्रीज करता है मोटिवेशन, इन्हेंस करता है लर्निंग, बिल्ड करता है कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथनेस रिलेशनशिप बनाता है। मान लीजिए आपको कोई टीचर को आप लोग बैड फीडबैक दे दिए, तो उससे क्या होगा, उसके पास कुछ समय के लिए उसके पास निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, लेकिन वो सोचेगा कि मैंने इसका क्या गलती किया कि बच्चों ने हमको इतना बुरा फीडबैक दिया है, तो क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। तो वही होता है आपका बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक। तो यही क्या करेगा, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, खुद मोटिवेट होगा। फिर अगला देखेंगे मीनिंग ऑफ रिसीविंग फीडबैक। ये क्या था, प्रोवाइड फीडबैक और रिसीविंग फीडबैक। Receiving feedback means accepting and understanding comment, suggestion, evaluation from others about one परफॉर्मेंस और बिहेवियर। रिसीविंग फीडबैक्स मतलब क्या होता है, हम लोग एक्सेप्ट करें और अंडरस्टैंड करें कोई भी कमेंट आ रहा है, सजेशन आ रहा है, इवैल्यूएशन आ रहा है फ्रॉम अदर। मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग कुछ टॉपिक होगा जो नहीं समझ में आ रहा होगा, कुछ लोग को बढ़िया समझ में आ रहा होगा, कुछ लोग को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा। तो यही क्या होता है आप लोग का फीडबैक होता है। तो आप लोग किससे लिए, हम आपसे लिए। तो ये हो गया रिसीविंग फीडबैक, जिसमें क्या करेंगे, हम आपके कमेंट देखेंगे, वीडियो का व्यू
इफेक्टिव कितना है और इवेलुएट करेंगे कि कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो यही आपका हमारा क्या होगा, रिसीविंग फीडबैक हो गया। और इसी के हिसाब से हम अपने अगले वीडियो पे काम करेंगे। तो फीडबैक रिसीविंग का क्या मतलब होता है कि आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे सजेशन देना, कि आपका रिजल्ट मान लीजिए कैसा आया हुआ है उस पर सजेशन देना, कमेंट करना, इवेलुएट करना, जिससे क्या होगा आपका परफॉर्मेंस और बिहेवियर अच्छा हो। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिसीविंग फीडबैक। इसके कुछ प्रिंसिपल होता है रिसीविंग फीडबैक के। पहला होता है लिसनिंग केयरफुली, फिर स्टे ओपन माइंडेड, अवॉइड डिफेंसिव रिएक्शन, आस्क क्वेश्चन, रिफ्लेक्ट एंड एक्ट। फिर देखेंगे ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, 5 प्रिंसिपल हो गए हैं। फिर कुछ बेनिफिट होता है रिसीविंग फीडबैक के। पहला क्या होता है, इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस, इंक्रीज करता है लर्निंग, फिर डेवलप करता है सेल्फ अवेयरनेस, फिर इंक्रीज करता है प्रोफेशनल ग्रोथ और बिल्ड करता है बेटर रिलेशनशिप। तो आप लोग समझ में आ गया इसका बेनिफिट क्या होता है और इसका प्रिंसिपल क्या होता है। और कोई भी टॉपिक आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका अलग से वीडियो बना के समझा दिया जाएगा। और कोई दिक्कत होगा तो आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा फ्री में, वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इफेक्टिव फीडबैक प्रोसेस को देख सकते हैं कैसे बनाया गया है, इसका डायग्राम भी आप लोग बना सकते हैं। फिर ये देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में 2 या 10 नंबर में या 7 नंबर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लेता है, डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंट। तो टैक्ट एंड इंटेलिजेंट को देखेंगे। टैक्ट इज एबिलिटी टू डील विथ पीपुल। जब भी हम पीपुल के साथ डील करते हैं पोलाइटली और सेंसिटिवली, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टैक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं चले गए कोई काम करने किसी के साथ, तो वहाँ पे आप लोग क्या किए, डील की लिए। मान लीजिए आप लोग प्रॉपर्टी खरीदने चले गए हैं, तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, उससे डीलर से बात करते हैं जो भी बेचता है, और उससे डील करते हैं कि चलिए नहीं ना आपका ना हमारा, इतने पे डन करिए। तो वही क्या होता है, आप वहीं पे डन हो गया और उससे पे खरीद लिए। तो वही होता है आपका टैक्ट, कि कैसे हम लोग किसी चीज़ को डील कर ले रहे हैं पीपुल के साथ पोलाइटली और सेंसिटिवली, ये नहीं कि झगड़ा करके डील कर रहे हैं, पोलाइटली। और इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड, रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। इंटेलिजेंस क्या होता है, आप लोग मान लीजिए कोई भी चीज़ देखते हैं तो आप लोग समझ जाते हैं, जैसे कंप्यूटर कैसे चलता है और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आप लोग अगर BCA के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इंटेलिजेंस हैं, तो आप लोग समझ जाते हैं। तो उसको क्या होता है, एबिलिटी टू लर्न, उसको हम लोग सीखते हैं। इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है कि आपको मालूम है हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। लेकिन जो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, जो एबिलिटी टू लर्न नहीं कर पाते हैं, उनको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो टैक्ट का मतलब होता है डीलिंग करना पीपुल के साथ, और इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू लर्न और अंडरस्टैंड। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोनों का मतलब। तो ये देखिए यही पूछता है डिफरेंस बिटवीन टैक्ट और इंटेलिजेंट में। तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, एक एक करके दिखा देते हैं, समझा देते हैं। एबिलिटी टैक्ट में क्या होता है, एबिलिटी टू डील विथ पीपुल, और इंटेलिजेंट में क्या होता है, एबिलिटी टू थिंक, लर्न, अंडरस्टैंड। फिर टैक्ट में देखेंगे कॉन्करेंट विथ ह्यूमन रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन, और इंटेलिजेंस में क्या होता है, कॉन्करेंट विथ नॉलेज, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। टैक्ट में क्या होता है, हेल्प अवॉइड हर्टिंग अदर फीलिंग। इसमें इंटेलिजेंट पे हेल्प एनालाइज सिचुएशन एंड मेक डिसीजन। फिर टैक्ट में देखेंगे रिलेटेड टू इमोशनल एंड सोशल बिहेवियर टैक्ट होता है। लेकिन इंटेलिजेंट किससे रिलेट होता है, कॉग्निजेटिव एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। आप लोग ऊपर देखे थे कॉग्निजेटिव क्या होता है, क्रिएट हार्मोनी एंड कोऑपरेशन। लेकिन इंटेलिजेंट में क्या होता है, प्रोड्यूस लॉजिकल एंड सोल्यूशन आइडिया। तो आप लोग डिफरेंस बिटवीन देख सकते हैं टैक्ट और इंटेलिजेंट क्या होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं इमोशनल इंटेलिजेंट, EI नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूसरा होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस दूसरा होता है। इसका इंट्रोडक्शन में देखेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंट इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड यूज इमोशन इफेक्टिवली इन आवर सेल्फ एंड अदर। इमोशनल इंटेलिजेंट क्या होता है, एक एबिलिटी होता है जिससे हम लोग क्या करें, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, और कैसे इमोशन को यूज करना है इफेक्टिव वे में आवर सेल्फ और दूसरे के नज़रिए से, तो उसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंट।
मीनिंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज योर ऑन इमोशन, अपने ऑन इमोशन को रिकॉग्नाइज करना, दूसरे को इमोशन को अंडरस्टैंड करना, कंट्रोल इमोशनल रिएक्शन, यूज इमोशन पॉजिटिवली, बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप। यही होता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंट का मतलब, कि कैसे इमोशन को रिकॉग्नाइज करना है अपने इमोशन को, और दूसरे को इमोशन को कैसे अंडरस्टैंड करें। यही होता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंट का मतलब। तो आप लोग एक साइंटिस्ट है डैनियल गोलमैन, जो यही बताए थे कि इमोशनल इंटेलिजेंट क्या होता है। एक एबिलिटी होता है जिससे हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और मैनेज कर सकें अपना इमोशन और दूसरे का इमोशन को। फिर कंपोनेंट होते हैं कुछ इमोशनल इंटेलिजेंट के, एक एक करके देखते हैं। पहला होता है सेल्फ अवेयरनेस, फिर होता है सेल्फ रेगुलेशन, फिर होता है मोटिवेशन, फिर होता है एम्पैथी। ये सब आपके क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंट के। फिर होता है एक सोशल स्किल। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस देखेंगे। पहला क्या होता है? इम्प्रूव कम्युनिकेशन, जिससे क्या होगा? कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव होगा। फिर बिल्ड करेगा बेटर रिलेशनशिप, अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंट अच्छा है तो इससे बेटर रिलेशनशिप होगा, बिल्ड करेगा। इन्हेंस करेगा लीडरशिप, आप लोग लीडरशिप ऊपर पढ़े ही थे। हेल्प करेगा कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन में। फिर रिड्यूस करेगा स्ट्रेस। फिर इम्प्रूव करेगा आपका डिसीजन मेकिंग। ये होता है आपका इम्पॉर्टेंट इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर इमोशनल इंटेलिजेंट इन वर्कप्लेस में कैसे इमोशनल इंटेलिजेंट काम करता है? हेल्प करता है एम्प्लॉय को, हेल्प करता है लीडर को। एम्प्लॉय कैसे हेल्प करता है? वर्क इफेक्टिवली इन टीम, हैंडल वर्क प्लेस प्रेशरली, कम्युनिकेट करना प्रोफेशनली, एडॉप्ट टू चेंज। लेकिन लीडर को कैसे हेल्प करता है? कि बिल्ड ट्रस्ट, मोटिवेट एम्प्लॉयज, मैनेज करता है कॉन्फ्लिक्ट, क्रिएट करता है पॉजिटिव वर्क कल्चर। तो इमोशनल इंटेलिजेंट कैसे वर्क प्लेस में काम करता है तो आप लोग देख सकते हैं, एम्प्लॉय की तरह और लीडर की तरह भी। फिर इमोशनल इंटेलिजेंट हम कम्युनिकेशन भी आप लोग देख सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंट आप लोग पढ़े ही हैं, कम्युनिकेशन आप लोग पढ़े ही हैं। फिर कुछ आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंट का। जैसे एक सिचुएशन बताया गया, ए टीम मेंबर मेक ए मिस्टेक इन एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट। तो इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर क्या करेगा? रिमेन करेगा, क्लेम, अंडरस्टैंड करेगा एम्प्लॉय को, कंसर्न को। फिर डिस्कस करेगा उस मिस्टेक को रिस्पेक्टफुली। फिर प्रोवाइड करेगा गाइडेंस फॉर इम्प्रूवमेंट। फिर इंक्रीज करेगा कॉन्फिडेंस। तो ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंट लीडर का मतलब, जिससे क्या होगा बाद में रिजल्ट क्या होगा? द एम्प्लॉय लर्न फ्रॉम मिस्टेक एंड रिमेन मोटिवेटेड। अगर आप मान लीजिए गलतियां करते हैं तो उससे क्या करते हैं? आप लोग सीखते हैं। आप लोग ये मोटिवेशन लाइन भी सुने होंगे, हम लोग क्या करते हैं? अपने गलतियों से सीखते हैं, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। आप लोग डायग्राम भी देख सकते हैं कैसे बनाएं। अगर आप लोग एग्जाम में डायग्राम बनाते हैं ऐसे करके तो उससे क्या होता है? आप लोग को बेटर नंबर मिलता है और एग्जामिनर भी समझेगा कि ये पढ़ने में बच्चा अच्छा है। अगर आप लोग एग्जाम में डायग्राम बनाते हैं तो इससे क्या होता है? आपका कॉपी भी भर जाता है और आपको ज़्यादा नंबर भी मिलने के चांसेस हो जाते हैं। फिर एडवांटेज देख सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंट के। देखिए ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इमोशनल इंटेलिजेंट रिफर टू द एबिलिटी टू परसीव, अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ऑन इमोशनल एंड रिलेशनशिप। एग्जामिन 4 इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आप लोग समझा आ गया होगा, 4 इसेंशियल कंपोनेंट बनाना है इमोशनल इंटेलिजेंट का। पहले आप लोग इमोशनल इंटेलिजेंट को डिफाइन कर देंगे, फिर 4 इसेंशियल कंपोनेंट बता देंगे। तो आप लोग ऊपर पढ़े थे वही बताना है। पहला होता है सेल्फ अवेयरनेस। फिर दूसरा आप लोग देखेंगे तो उसको क्या कहते हैं आप लोग? सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ मैनेजमेंट। फिर तीसरा होता है आपका एम्पैथी। फिर चौथा होता है आपका सोशल स्किल या रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो आप लोग के 4 इसेंशियल आप लोग इमोशनल इंटेलिजेंट डिफाइन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? आपको
अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे और आप लोग एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। डायग्राम भी बना सकते हैं। फिर अगला आता है आप लोग का अगला टॉपिक, ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू कैसे ट्रस्ट करें उसको देखेंगे। ट्रस्ट इज ए बिलीव दैट पर्सन इज हॉनेस्ट, रिलायबल एंड डिपेंडेंट। ट्रस्ट क्या होता है? एक बिलीव होता है। मान लीजिए आप हमारे वीडियो को देख के जा रहे हैं तो आपको हम पे क्या है? ट्रस्ट है कि ये पर्सन अच्छा होगा, हॉनेस्ट होगा, रिलायबल होगा और डिपेंडेबल होगा, कि हमारा जो भी कोर्स है उस सबका सब्जेक्ट का नोट्स दे देगा फ्री में और समझा भी देगा जो भी डाउट होगा। तो यही क्या होता है? ट्रस्ट होता है। इन पर्सनल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ ट्रस्ट इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। आपके पर्सनल, एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ में ट्रस्ट क्या होता है? एसेंशियल होता है। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए। कम्युनिकेशन प्ले एन वाइटल रोल इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ट्रस्ट एमंग इंडिविजुअल। कम्युनिकेशन एक वाइटल रोल प्ले करता है क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ट्रस्ट एमंग इंडिविजुअल पे ट्रस्ट क्रिएट और मेंटेन करने पे। फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मीनिंग ऑफ ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन वही सेम है कि प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, क्रेडिबिलिटी बाय कम्युनिकेशन ओपनली, ऑनेस्टी और रिस्पेक्टफुल विथ अदर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रस्ट कहते हैं। फिर इंपॉर्टेंस देखेंगे ट्रस्ट इन कम्युनिकेशन कि इंपॉर्टेंस क्या है ट्रस्ट का कम्युनिकेशन में। पहला होता है स्ट्रेंथनेस रिलेशनशिप, फिर होता है इम्प्रूव टीम वर्क, फिर होता है रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर होता है इन्हेंस प्रोडक्टिविटी। आप लोग का ये वन शॉट है इसीलिए आप लोग अंदर का कंटेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग कम करना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए, जिससे क्या हो सके आप लोग का ट्रस्ट बना रहे। तो आप लोग इतना तो समझ जा रहे होंगे और आप लोग इसको अपने लैंग्वेज बना के लिख लेंगे, क्योंकि समझना अच्छा जरूरी है और रटना खराब है। आप लोग समझ जाएंगे कि रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करें, जिससे क्या हो कम्युनिकेशन अच्छा हो और ट्रस्ट बना रहे, कि एक दूसरे के प्रति क्या हो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि ये इनके हम ट्रस्ट कर रहे हैं तो ये बाद में धोखा दे देंगे। तो ये होता है आपका रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब। फिर होता है सपोर्ट लीडरशिप। हाउ कम्युनिकेशन बिल्ड ट्रस्ट। कम्युनिकेशन कैसे ट्रस्ट बिल्ड करता है? तो पहला होता है हॉनेस्टी। इसका मीनिंग होता है प्रोवाइड ट्रूथफुल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। फिर होता है ट्रांसपेरेंसी, शेयरिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ओपनली, जिसमें हम लोग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को ओपनली शेयर करें, ट्रांसपेरेंसी। फिर होता है कंसिस्टेंसी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? इंश्योर करेंगे इंश्योरिंग दैट वर्ड एंड एक्शन मैच, जो भी हम लोग वर्ड और एक्शन कर रहे हैं वो मैच करे, कंसिस्टेंसी हो। फिर एक्टिव लिसनिंग होगा, लिसनिंग केयरफुली एंड अटेंटिवली टू द अदर, लिसन करेंगे केयरफुली और अटेंटिव करेंगे टू अदर्स को। फिर रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेशन पोलाइट होना चाहिए और वैल्यूइंग टू ओपिनियन होना चाहिए, ये नहीं कि आप लोग कैसे भी कम्युनिकेशन कर लेंगे। फिर आपका एम्पैथी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग ऑफ अदर, दूसरे को अंडरस्टैंड करना और फीलिंग को शेयर करना जरूरी होना चाहिए। फिर टाइमली कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे ये सब आपके क्या होना चाहिए, हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट। कम्युनिकेशन में ट्रस्ट बनाने के लिए आप लोग को ये सब पॉइंट जरूरी होना चाहिए। फिर लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, थिंकिंग स्किल क्या होता है। तो आप लोगों को नाम से पता चलेगा कि किसी भी टॉपिक पे जब हम लोग सोचते हैं और उसको समझते हैं और लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? थिंकिंग स्किल। कि हमारे मेंटल एबिलिटी उस चीज़ को प्रोसेस करे और इसका इंफॉर्मेशन निकाले, अंडरस्टैंड करे सिचुएशन को और प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? थिंकिंग स्किल कहते हैं। इसका डिफिनीशन भी देख सकते हैं। थिंकिंग स्किल आर द मेंटल एबिलिटी दैट हेल्प us process information, understand situation, solve problem and make decision and create new idea। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? थिंकिंग स्किल कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, ए स्टूडेंट एनालाइज डिफरेंट सॉल्यूशन टू सॉल्व मैथमेटिक प्रॉब्लम इन इज यूजिंग थिंकिंग स्किल। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए एक कोई आपको मैथ का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उसको 3 तरीके से सॉल्व
कर ले रहे हैं तो वो क्या हो गया, आपका थिंकिंग स्किल हो गया कि आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए, आप लोग उसको सॉल्व कर ले रहे हैं, वो भी एक तरीके से नहीं, एक से ज़्यादा तरीके से, जिससे क्या होगा, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा। फिर इम्पॉर्टेंट ऑफ थिंकिंग स्किल में देखेंगे, पहला क्या होता है, इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिससे क्या होता है, अगर आपका थिंकिंग स्किल अच्छा है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव होता है। फिर इन्हेंस होता है डिसीजन मेकिंग, इनकरेज होता है आपका क्रिएटिविटी, आप लोग क्रिएटिविटी में अच्छे होते हैं, इनकरेज होता है। फिर इम्प्रूव करता है आपका लर्निंग, फिर डेवलप करता है आपका लीडरशिप क्वालिटी। तो ये सब आपके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं थिंकिंग स्किल के लिए। फिर टाइप ऑफ थिंकिंग स्किल क्या होता है, पहला होता है क्रिटिकल थिंकिंग। इसका मीनिंग देखेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग इज द एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव एंड इवैल्यूएट फैक्ट बिफोर मेकिंग ए जजमेंट। मान लीजिए क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, कोई भी जजमेंट लेने से पहले उसको क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, एनालाइज करेंगे इंफॉर्मेशन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। मान लीजिए आपको कोई भी टॉपिक दे दिया गया और बताया गया कि उसका आप लोग सॉल्यूशन बताइए, तो पहले आप लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे उसका इंफॉर्मेशन, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर इवैल्यूएट करेंगे फैक्ट, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका डिफिनीशन लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन बताएंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। कि जजमेंट लेने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। जिसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, लॉजिकल एनालिसिस, इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस, क्वेश्चन एग्जाम्पशन। फिर आता है क्रिएटिव थिंकिंग। इसका डिफिनीशन देखेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग इज द एबिलिटी टू जनरेट ओरिजिनल एंड इनोवेटिव आइडिया। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एबिलिटी होना चाहिए जिससे हम लोग ओरिजिनल और इनोवेटिव आइडिया जनरेट कर सकें। ये नहीं कि आप लोग जो चीज़ बना हुआ है उसी पे आप लोग थिंक कर रहे हैं, उसी को खोज कर रहे हैं। आप किसी नई आइडिया पे काम करिए, आप प्रॉब्लम को समझिए और उसके ऊपर काम करिए, उसी को आप क्या कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इमेजिनेशन, इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी। फिर अगला आपका टाइप होता है एनालिटिकल थिंकिंग। इसका क्या मीनिंग होता है, एनालिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एनालिटिक थिंकिंग का मतलब ये होता है कि आप लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दीजिए, फिर उसको अंडरस्टैंड करिए। मान लीजिए आप लोग छोटे जब थे तो आप लोग एक सेंटेंस नहीं पढ़ पाते थे, तो उसको आप लोग क्या करते थे, पार्ट पार्ट में तोड़ के एक एक वर्ड का मीनिंग समझते थे, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते थे। वही होता है आपका एनालिटिक थिंकिंग का मतलब। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, डेटा एनालिसिस, लॉजिकल रीजनिंग। फिर अगला आता है लॉजिकल थिंकिंग। इसका मतलब क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग इज एबिलिटी टू यूज रीजनिंग एंड फैक्ट टू रीच वैलिड कंक्लूजन। ये एक एबिलिटी होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रीजनिंग का यूज़ करते हैं और फैक्ट का यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग क्या करें, वैलिड कंक्लूजन उसका पा सकें। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिकल थिंकिंग। जैसे कैरेक्टरिस्टिक होता है स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग और कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। किसी भी चीज़ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे और कॉज एंड इफेक्ट एनालाइज करेंगे। वही होता है आपका लॉजिकल थिंकिंग। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा लॉजिकल थिंकिंग। फिर अगला आता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। इसका मीनिंग क्या होता है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इन्वॉल्व्स रिव्यूइंग पास्ट एक्सपीरियंस टू लर्न एंड इम्प्रूव द फ्यूचर एक्शन। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करें, पास्ट एक्सपीरियंस से नए को इम्प्रूव करें, फ्यूचर को इम्प्रूव करें। जैसे आप लोग मशीन लर्निंग में पढ़े होंगे, तो क्या होता है, पास्ट एक्सपीरियंस से अपने आप को सिखाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग। और उसी में आप लोग का रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होता है कि पास्ट एक्सपीरियंस से इम्प्रूव करें आप लोगों का फ्यूचर एक्शन, उसी को हम लोग रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहते हैं। और अगला आता है डिसीजन मेकिंग थिंकिंग। क्या होता है, डिसीजन मेकिंग थिंकिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम अवेलेबल अल्टरनेटिव।
जब बेस्ट ऑप्शन में से अवेलेबल अल्टरनेटिव को चूज करना होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग थिंकिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग को जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो 4 ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन आंसर तो कोई एक ही होता है, तो कोई एक को चूज करना होता है, तो उसी को आप लोग कहते हैं डिसीजन मेकिंग थिंकिंग। समझ में आ गया होगा। फिर अगला आता है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या होता है? स्ट्रेटेजिक थिंकिंग फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड अचीव फ्यूचर ऑब्जेक्टिव। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है और जिससे क्या हो, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव। जैसे मान लीजिए आप लोग स्टार्टअप किए हैं तो ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गया कि आप लोग प्लान किए तो तुरंत तो आप लोग प्रॉफिट में आएंगे नहीं, पहले इम्प्लीमेंट होगा फिर उसके बाद प्रॉफिट आएगा। तो यही होता है आपका स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे क्या होता है। फिर वे टू इम्प्रूव थिंकिंग स्किल, कैसे हम लोग थिंकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले होता है रीड रेगुलरली रीड करें, फिर आस्क करें क्वेश्चन, फिर सॉल्व करें प्रॉब्लम को, फिर एनालाइज करें सिचुएशन को, फिर पार्टिसिपेट हो डिस्कशन में, फिर रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंस। फिर आप लोग क्या करेंगे, ये सब आपके वे टू इम्प्रूव थिंकिंग स्किल के कुछ पॉइंट होते हैं जिससे आप लोग का क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा थिंकिंग स्किल। फिर थिंकिंग स्किल कम्युनिकेशन में देख लीजिएगा क्या क्या होता है। और ऑर्गेनाइज आइडिया क्लियरली, एनालाइज करेंगे इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली, रिस्पॉन्स करेंगे एप्रोप्रिएट, फिर सॉल्व करेंगे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, फिर मेक इफेक्टिव डिसीजन। आप लोग डायग्राम भी देख सकते हैं, डायग्राम ऑफ थिंकिंग स्किल, कैसे आप लोग थिंकिंग स्किल करते हैं और कैसे क्या क्या टाइप होता है। एडवांटेज भी देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लोर द थिंकिंग एंड टूल्स एलुस्ट्रेट 5 टाइप्स ऑफ थिंकिंग यूटिलाइज इन एवरीडे लाइफ। तो आप लोग थिंकिंग स्किल पढ़े हैं और टूल्स और उसके 5 टाइप आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग थिंकिंग स्किल के बारे में बता दिए, फिर टूल्स बता दीजिए। पहला क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद क्या होता है, रीजनिंग, फिर उसके बाद क्या होता है आपका एनालिसिस, फिर क्वेश्चनिंग, फिर इमेजिनेशन, फिर डिसीजन मेकिंग, फिर रिफ्लेक्शन। ये सब क्या होता है, आपके टूल्स होते हैं थिंकिंग स्किल के। फिर उसके बाद क्या बताना है, टाइप्स बताना है। तो टाइप आप बता दीजिए, पहला क्रिटिकल होता है, फिर क्रिएटिव होता है, फिर एनालिटिकल होता है, फिर आपका क्या होता है, लॉजिकल होता है, फिर आपका होता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। तो आप लोग 5 थिंकिंग पूछा था, 5 आप लोग डिफाइन कर दिए, फिर इंपॉर्टेंस बता दिए, फिर डायग्राम आप लोग बना देंगे, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर को गुड इंप्रेशन पड़ेगा और आपको नंबर भी अच्छा देगा। तो इसी के साथ ये यूनिट खत्म होता है। आशा करते हैं आप लोग को सभी टॉपिक समझ में आया होगा, और कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।